बेलापुर नाम का एक गांव था। इस गांव में चारों ओर हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। उस गांव में कमल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। कमल के परिवार में उसकी पत्नी शोभा और एक 8 साल का बेटा मोहन था। कमल की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी कमल 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ था। सर्द की ठंडी रात और पूस का महीना चल रहा था। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में कमल ने अपनी पत्नी शोभा से कहा, भाग्यवान, ऐसा क्यों है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को एक अच्छे कपड़े भी लेकर नहीं दे सकता हूँ और ना ही तुम दोनों को अच्छी ज़िंदगी दे पा रहा हूँ। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। शोभा ने कहा, अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और आप देखिएगा कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन समय बदलेगा। उनका बेटा मोहन भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया आवाज़ देती है। इस समय इतनी ठंड में कौन हो सकता है? जब कमल दरवाज़ा खोलकर देखता है, तब एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं इस गांव में भीख मांगने के लिए आई थी। मैं पास के गांव में रहती हूँ, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? कमल गरीब बुढ़िया की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, मेरे पास तो इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है और मैं इस बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूँगा? कुछ देर सोचने के बाद कमल ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती हैं। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। बूढ़ी अम्मा जब घर के अंदर आई तो उसने अपने थैले को एक कोने में रख दिया और मोहन से कहा, अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें भूख लगी है ना? आओ, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपनी थैले से थोड़े फल और अच्छे पकवान निकाले और मोहन को दे दिया। बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। काफ़ी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए खाने को खाया और अपने अपने स्थान पर सो चुके थे। अगले दिन जब कमल अपने बिस्तर से सोकर उठा, तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर पर नहीं है। उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले में बहुत सारे पैसे थे। थैले को हाथ में लेकर कमल दौड़ते हुए बूढ़ी अम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बूढ़ी अम्मा गांव के बाहर निकल चुकी थी और वह अपने रास्ते से जा रही थी। कमल दूर से ही बूढ़ी अम्मा को आवाज़ देता है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, आपका थैला यहीं रह गया है। बूढ़ी अम्मा वहीं रुक गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कमल के पास जाकर कहा, बेटा, यह पैसा मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखा था और तुम एक भले और ईमानदार इंसान हो। तुमने मुझ बूढ़ी को अपने घर में रहने दिया और मान सम्मान दिया। इससे मेरा दिल बहुत ही खुश है, इसलिए यह पैसा मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया था। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो यह पैसे दुगने होते जाएंगी। कमल बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करता है और घर आकर यह सारी बातें शोभा को बताता है। शोभा ये सारी बातें सुनकर थोड़ी हैरान होती है। आखिर
बूढ़ी अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए? जो भी हो, इस बुरी स्थिति में बूढ़ी अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। फिर कमल और शोभा ने मिलकर यह फैसला किया कि इस पैसे से वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना मिल सके और उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे कमल की राशन की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे कमल की दुकान से ही राशन खरीदने लगे। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कमल की आमदनी बढ़ती जाती है। गांव वाले भी कमल की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और कई महीने बीत गए। कमल की दुकान के बगल में एक और राशन की दुकान थी। उस दुकान का मालिक का नाम विजय था। विजय को कमल की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा कमल का बुरा करने की सोचता रहता था। विजय की पत्नी भी अब विजय से कहने लगी, सुनिए जी, हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। उस कमल ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। विजय बोला, आखिर इस कमल में ऐसा है क्या जो सभी लोग इसी की दुकान पर जाते हैं? जब से उसने दुकान खोली है तब से मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं। अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। विजय की पत्नी सुंदरी बोली, हाँ, इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ना करे। विजय बोला, तुम्हारी बात सही है सुंदरी, मगर यह कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। तो सुनिए, पूस का महीना है और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि गांव के सभी लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे होंगे। तुम चुपके से जाओ और उसकी दुकान जला दो। मिट्टी का तेल उसकी पूरी दुकान पर छिड़क देना ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। विजय बोला, मगर यह काम इतना आसान नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो? अरे जी, डरने की ज़रूरत नहीं है। रात गहरी होगी और अंधेरा अपना काम करेगा। यह मौका कमल को भिखारी बनाने का है। सुनिए जी, यह हमारा खेल है और चाल हमें ही चलना है। ठीक है सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात कमल की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। अब उसका खेल खत्म। पूस का महीना था और कुहासे से भरी रात थी। विजय आधी रात को कमल की दुकान की तरफ निकल पड़ता है और कमल की दुकान के पास जाकर उसमें आग लगा देता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। ठंड अधिक होने के कारण गांव वाले खिड़की दरवाजे बंद करके सो रहे थे, इसलिए जलते हुए दुकान की लौ की आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। दुकान में तेल, घी आदि सामग्री होने के कारण दुकान रात भर चलती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो कमल अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। जब वह अपनी दुकान के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई है। यह देखकर कमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। दुख और चिंता से भरा हुआ कमल एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कितने सपने देखे थे, वो सारे सपने बिखर गए। मैंने तो हमेशा सच और ईमानदारी की ज़िंदगी जी है, तो यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट देखे हैं और अब अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। मैंने इतने जी जान से मेहनत करके इतने ग्राहक बनाए थे। लगता है मेरी किस्मत में मेरी मेहनत का फल मिलना नहीं लिखा है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को एक खुशी भरा जीवन देना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अब मैं क्या करूं? मैंने इस दुकान से बहुत सारे सपने सजाए थे, सारे सपने टूट गए। और फिर उदासी और निराशा के साथ कमल घर आकर शोभा को सारी बात बताता है और चुपचाप चारपाई पर लेट जाता है। तब शोभा सोचती है,
आखिर हमारी दुकान में आग लगी कैसे? यह जानने के लिए वो अपनी जली हुई दुकान के पास जाती है। उस दुकान के बगल में ही विजय का दुकान था। तभी शोभा विजय के पास जाती है। विजय भैया, क्या आपको पता है कि इस दुकान में आग कैसे लगी? विजय बोला, नहीं शोभा भाभी, इस बार ठंड अधिक पड़ रही है तो मैं दुकान जल्दी ही बंद करके घर चला जाता हूँ। पर हाँ, कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि रात में काम करने वाले लोग आसपास में अलाव जलाकर हाथ पैर सेक रहे होंगे। उन्होंने अलाव को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ दिया होगा, तभी इस दुकान में आग लग गई होगी। फिर शोभा घर आती है और अपने पति को हिम्मत बांधते हुए कहती है, देखिए, आप चिंता क्यों करते हैं? हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अभी हमारे दुख के दिन चल रहे हैं तो ऐसा हमेशा थोड़ी ना रहेगा। एक दिन हमारे सुख के दिन भी आएंगे। जीवन में सुख दुख तो चलता रहता है। मगर शोभा, हमें कुछ भी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। वह पैसे हम आखिर कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत करो, मेरे मन में एक बात चल रही थी। क्यों ना आप जमींदार साहब से थोड़े पैसे उधार मांग लो, हम फिर से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। अभी देखिए, सर्दियाँ भी चल रही हैं। इन सर्दियों में हमारे तिल के लड्डू खूब बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से तिल के लड्डू खाएंगे। इन सर्दियों में तो हम जमींदार के पैसे बहुत ही आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है, कल जाकर देखता हूँ क्या होता है। अभी तो शाम हो गई है। फिर वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कमल जमींदार साहब के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। कमल जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार स्वभाव से बहुत ही कठोर था। अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसने कमल को देखा और कहा, अरे कमल, तुम यहाँ? आओ आओ, कैसे आना हुआ? मालिक, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मिल जाता तो अच्छा होता। अरे कमल, क्यों नहीं मिलेंगे? मैं तो यहाँ तुम लोगों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मालिक, ज़्यादा नहीं, बस 5,000 रुपये चाहिए थे। लेकिन कमल, एक बात अच्छे से गांठ बांध लो मेरी, मैं समय का बहुत ही पक्का इंसान हूँ। हाँ, अगर तुमने समय पर मुझे ब्याज के साथ पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर को अपने कब्जे में ले लूँगा, समझे? मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके पैसे समय पर वापस कर दूँगा, ब्याज के साथ। इतना कहकर कमल जमींदार से पैसे लेकर घर आ जाता है। यह लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैंने जमींदार से पैसे तो मांग लिए हैं, मगर उन्होंने चेतावनी दी है मुझे और कहा है कि अगर हमने उनका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वह हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। आप तो बेकार ही परेशान हो रहे हो जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी लग जाए और हमारे हाथ से हमारा घर भी चल जाए। कमल बाजार जाकर तिल के लड्डू बनाने की सामग्री ले आता है। फिर शोभा तिल के लड्डू बनाने लगती है। शोभा तिल के लड्डू बनाकर कमल को दे देती है। कमल उन लड्डुओं को बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। तिल के लड्डू ले लो, तिल के लड्डू, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। कमल एक घर के सामने से गुजर रहा होता है, तभी एक औरत उसे आवाज़ देती है, अरे भाई, ये तिल के लड्डू देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, कैसे दे रहे हो? 25 रुपए का एक पाव बहन जी। बोलो बहन जी, कितनी दे दूँ? अच्छा ठीक है भाई, मुझे एक ही पाव दे दो। कमल एक पाव तिल के लड्डू उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके कमल के सारे तिल के लड्डू बिक जाते हैं और कमल घर वापस आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, ज़रा एक गिलास पानी तो देना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। जी अभी लाई। क्या हुआ जी, कुछ तिल के लड्डू बिके या नहीं? अरे भाग्यवान, सारे तिल के लड्डू हाथों हाथ बिक गए। क्या?
सच में? आप सच कह रहे हैं? हमारे सारे तिल के लड्डू बिक गए हैं? हाँ, सच में शुभा, लोगों को हमारे तिल के लड्डू इतने पसंद आए हैं कि हमारे सारे तिल के लड्डू झट से बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे घर खर्च के लिए रख दो और कुछ पैसे हम फिर से तिल के लड्डू बनाने के लिए सामग्री खरीद लेंगे। शोभा उन पैसों को संभाल कर रख देती है और फिर अगले दिन और ज़्यादा तिल के लड्डू बनाकर कमल को बेचने के लिए दे देती है। और कमल उन तिल के लड्डुओं को बेचने के लिए पास के गांव में निकल जाता है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो भैया, हम तो तिल के लड्डू लाए हैं। कमल ऐसे ही आवाज़ लगाते हुए लड्डुओं को बेच रहा था। तभी एक ग्राहक ने कहा, अरे ओ तिल के लड्डू वाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे तिल के लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी एक पाव अपने यह तिल के लड्डू दे दो। ज़रा मैं भी तो देखूं तुम्हारे यह तिल के लड्डू कितने स्वादिष्ट है। कमल उस आदमी को तिल के लड्डू दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे तिल के लड्डू बिक जाते हैं और जैसे ही शाम होती है, कमल घर आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, हमारे तिल के लड्डुओं की तो बहुत ही चर्चा हो रही है। अब मेरे जाते ही सारे तिल के लड्डू झट से बिक जाते हैं। शोभा यह बात सुन के बहुत ही खुश होती है। ठंड अब और बढ़ती जा रही थी। कमल और शोभा आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी गांव का जमींदार उनके पास आता है और उनसे कहता है, सुनो कमल, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैं बारातियों के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। मैंने तुम्हारे तिल के लड्डू की बहुत ही चर्चा सुनी है। क्या तुम मुझे तिल के लड्डू बनाकर दे सकती हो? जी मालिक, क्यों नहीं, आपको मैं जल्दी ही तिल के लड्डू बनाकर दे दूंगा। ठीक है कमल, मैं तुम्हें सिर्फ आज का समय दे रहा हूँ, तुम मुझे ज़रूर तिल के लड्डू बनाकर दे देना। यह सारी बातें विजय और उसकी सुंदरी एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहे थे। हमेशा इस कमल को कमाई का कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है। मुझे इस बार ऐसा कुछ करना होगा कि यह कमल पूरे गांव में बदनाम हो जाए। विजय और सुंदरी कमल की इतनी तरक्की देखकर बहुत ही जलते थे और वह इसी इंतज़ार में थे कि शोभा तिल के लड्डू बनाए। इधर शोभा ने ढेर सारे तिल के लड्डू बनाकर तैयार करके अपने रसोई घर में रख दिए थे। तभी विजय और सुंदरी चुपके से उसके घर में घुसकर सारे तिल के लड्डू चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है और शोभा रसोई घर में जाती है तो उसे वहाँ एक भी तिल के लड्डू नहीं दिखते हैं। यह देखकर शोभा बहुत ही घबरा जाती है और सारी बात कमल को आकर बताती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी जमींदार जी के घर जाता हूँ और उन्हें कहूँगा कि बस हमें आज भर का समय और दे दीजिए। इतना कहकर कमल जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। मालिक, आपको देने के लिए तिल के लड्डू मैंने रात में ही बना लिए थे, लेकिन मेरे घर से सारे तिल के लड्डू चोरी हो गए हैं। आप मुझे बस आज दिन भर का समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक लड्डू बनाकर दे दूंगा। ठीक है कमल, मैं तुम्हें सिर्फ आज का समय दे रहा हूँ, तुम मुझे ज़रूर तिल के लड्डू बनाकर दे देना। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम होने से पहले ही आपको तिल के लड्डू बनाकर पहुँचा दूंगा। जब कमल जमींदार के घर से वापस आ रहा था तब वह देखता है कि विजय का बेटा घर के बाहर बैठकर तिल के लड्डू खा रहा था। यह देखकर कमल सोचता है, विजय ने तो मुझसे कभी भी तिल के लड्डू नहीं खरीदे, तो फिर उसका बेटा तिल के लड्डू कहाँ से खा रहा है। कमल उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा, तुम यह तिल के लड्डू कहाँ से खा रहे हो? बच्चा बोला, यह तिल के लड्डू तो मुझे मेरे पिताजी ने दिए हैं और हमारे घर में बहुत सारे तिल के लड्डू रखे हुए हैं। कमल को यह बात समझ में आ गई कि उसके तिल के लड्डू विजय ने ही चुराए हैं और उसने घर आकर यह सारी बात अपनी शोभा को बताई।
तब शोभा ने कमल से कहा, देखिए, आपको जमींदार जी के पास जाना चाहिए और यह सारी बात जमींदार साहब को बताना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कमल जमींदार जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। जमींदार साहब अपने नौकरों के साथ विजय के घर जाते हैं और उसके पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तुम लोग घर के अंदर जाओ और अच्छे से तलाशी लो। तलाश के दौरान विजय के घर से ढेर सारे तिल के लड्डू मिलते हैं। जमींदार विजय से बोला, आखिर तुमने कमल के तिल के लड्डू क्यों चुराए? विजय घबरा गया और बोलने लगा, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मेरे अंदर जलन की भावना आ गई थी। कमल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मुझे देखा ना गया। कमल की दुकान मैंने ही चलाई थी, क्योंकि इसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे। जमींदार ने कहा, तुम इतनी आसानी से माफ़ी मांग रहे हो, यह माफ़ करने वाली बात नहीं है, तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। फिर जमींदार ने विजय और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। विजय को उसके किए की सज़ा मिलती है और कमल फिर से तिल के लड्डू बेचकर जमींदार से लिया हुआ कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।